चलिए, स्वागत है आप सबका बेटा एक बार फिर से। तो चलिए, चल रहा है हम लोग का सेशन। आइए हम लोग कुछ बातें करते हैं, आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन हम लोग का छूट गया था उस क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा का मुख्यतः उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण का कारण बनता है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताएंगे आप? इसका जो जवाब हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा सर ऊष्मीय प्रदूषण। ठीक है, थर्मल पोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो इसके अलावा अगर मैं और बात करूं आपसे, तो चलिए, तो इसका जवाब हो जाएगा एक्स किरणें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गैस आयनाइजिंग रेडिएशन का मतलब होता है सर ऐसी किरणें जो कि गैस आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं। तो इसका एक्स किरणें इज द करेक्ट जवाब, क्योंकि ये आयनाइज करके अंदर जाके और बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्स किरणें इज द करेक्ट जवाब। चलिए, कुछ अभी टेक्निकल इशू आ गया था इसलिए फिर से क्लास शुरू हुई है। कह रहे कि द डिजीज कॉल्ड जीरोडर्मा पिगमेंटोसा अकर इन पीपल हु आर सेंसिटिव टू विच टाइप ऑफ रेडिएशन? जीरोडर्मा पिगमेंटोमस नामक बीमारी किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? यूवी रेडिएशन, अल्फा रेज, बीटा रेज या गामा रेज? पहले तो सबसे पहले जल्दी से जवाब बता दीजिए भैया फटाफट कि जीरोडर्मा पिगमेंटोसा बीमारी जो है वो किससे होती है और इसका मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ फटाफट। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, ठीक है, देखिए जीरोडर्मा पिगमेंटोसा का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं ना, हाँ, कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं यूवी लाइट से बेटा। तो देखिए आप जनरली अगर वो अल्ट्रावायलेट रेस के संपर्क में आ जाते हैं या ऐसे रेस के संपर्क में आ जाते हैं तो एक्चुअल में उनकी सनबर्न हो जाती है, उनकी स्किन में ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं। तो वो जनरली किसकी वजह से होता है बेटा? यूवी रेडिएशन के माध्यम से होता है। तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसा एक ऐसी बीमारी है जो स्किन को अफेक्ट करती है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? यूवी रेडिएशन इज द करेक्ट जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यूवी रेडिएशन से अक्सर जो स्किन होती है वो बर्न हो जाती है और बर्न होने के बाद ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स उसमें पड़ जाते हैं। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, बिना टाइम खराब किए आप लोग जवाब दें। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। The process of solid substance directly changing into a gaseous state without changing into liquid is called which of the following? Condensation, evaporation, sublimation and melting. जल्दी से बता दें। जवाब नहीं आ रहा भाई, जल्दी जल्दी जवाब दो। संघनन कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है या गलनांक कहलाता है? तो इसका देखिए सही जवाब जो है बेटा, कपूर के बारे में आपने सुना होगा, कपूर का अक्सर क्या होता है? सब्लिमेशन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है ना। आप अगर उसको खुले में रख देंगे, हवा के संपर्क में आएगा, धीरे 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 खत्म हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन और ऊर्ध्वपातन। और आपको पता है कि इससे ये ज्वलनशील भी होते हैं, जैसे सोडियम वगैरह हैं, ये सब सारी चीज़ें ज्वलनशील भी होती हैं, इनको खुले में रख भी नहीं सकते हैं, नहीं तो सब्लिमेशन के वजह से आग भी पकड़ सकती है, फायर भी हो सकता है। तो कैरोसिन ऑयल वगैरह में रखते हैं, आपको पता होगा सोडियम वगैरह जो होता है उसको हम लोग कैरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है जनरली देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर और मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। भैया 3 अवस्थाएं होती पदार्थ की, या तो ठोस, या तो द्रव तथा गैस। विद रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दीज स्टेट्स ऑफ मैटर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सामान्यतः पदार्थ या द्रव्य की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं। पदार्थ की इन अवस्थाओं के अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड्यता काफी अधिक होती है। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रवों के कण में इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। नीचे देखे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं फटाफट, कौन सा इसमें से सही है? बताओ भैया फटाफट, जल्दी जल्दी।
हम्म किसमें संपीड़ितता अधिक होती है? अच्छा एक बात बताओ, कुछ लोग बता रहे सर सॉलिड में ज़्यादा होती है, कुछ लोग बता रहे सर लिक्विड में कम संपीड़ितता ज़्यादा होती है, कुछ बता रहे हैं गैस में। देखिए अगर गैस की संपीड़ितता ज़्यादा ना होती तो एक अत्यधिक आयतन वाली गैस को हम एक कम आयतन के बर्तन में कैसे कंप्रेस करके या संपीड़ित करके रख सकते थे। इसका मतलब ये है सर कि गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है, एक आसानी से दूसरे स्थान तक आसानी से भेजा भी जा सकता है। इसका मतलब है कि कंप्रेसिबिलिटी जो है वो गैसेस की मच हायर देन दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उसके कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, तो अट्रैक्शन पावर जो होता है वो ज़्यादा होगा ना ठोस में। गैस में सबसे कम होगा क्योंकि गैस के जो कण होते हैं बेटा वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, और जो द्रव के कण होते हैं इन दोनों के बीच में होते हैं, मध्यवर्ती होते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? बोथ ए एंड टू इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बोथ ए एंड टू। क्लियर? कोई समस्या यहाँ तक तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट पे चले, बताइए। कह बर्फ और उस पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विद रेफरेंस टू द आइस एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन इट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा बर्फ का गलनांक 373 केल्विन होता है। बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान नहीं रहता है। बर्फ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से कम होती है। इसका जो सही उत्तर है वो बताना है। बताओ, सही बताना है ना? हाँ, सही उत्तर का चयन करना है। क्या आवाज है? जवाब जल्दी से बताओ इसका। मुझे लग रहा है कि सही उत्तर नहीं, असत्य उत्तर पूछा है ना? असत्य बताना है आपको, ठीक है? सही नहीं बताना है, असत्य उत्तर बताना है इसमें, ठीक है? असत्य कौन सा है, असत्य मतलब गलत कौन सा है बेटा, ये बताना है इसमें, ठीक है? चलो बताओ। हम्म चलिए, बर्फ का बोल रहा है कि गलनांक 373 केल्विन होता है। इज इट राइट? 373 तो बेटा जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। बर्फ का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 273 केल्विन होता है। कितना होता है? 273 केल्विन, है ना? 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में चेंज करेंगे 273 हो जाएगा। तो बर्फ का गलनांक, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, अच्छा दोनों अलग अलग पूछ लिया है यार। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 373 केल्विन। यहाँ पे एक्चुअल में मैं गलनांक बता दिया हूँ इसको। चलिए ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट में बताया हूँ, तो फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन लगाते हैं इसको, ठीक है? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 373, ये गलत है क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, सॉरी बर्फ का, वो होता है 273 केल्विन, ठीक है? बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान नहीं रहता है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया, बहुत ज़्यादा मेरे देखने के बाद भी क्वेश्चन चेंज किया गया है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन चेंज किया गया है तो उसको देख लिया जाए भाई, ठीक है ना? बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तो उसका तापमान एक समान नहीं रहता, ये गलत है। ये तो गलत हो जाएगा सर, क्यों? क्योंकि बर्फ के पिघल जाने तक संपूर्ण बर्फ का तापमान एक समान रहता है, ठीक है ना? तो दूसरा गलत है। दूसरा अगर बर्फ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से कम होती है, ये सही लग रहा है मुझे, ठीक है? तो इसमें ओनली 3 सही है, ठीक है? सही ही बताना है बेटा आपको, असत्य नहीं बताना है, ठीक है? इसमें क्वेश्चन सत्य ही बताना है, सही, क्योंकि क्वेश्चन चेंज किया गया। तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट, ठीक है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए, कह रहा ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चक्षु विकृत युक्त व्यक्तियों से, दूरतः निकट दृष्टि दोष से संबंधित व्यक्तियों से। जल्दी से बताएं फटाफट।
ब्रेल सिस्टम, ब्रेल लिपि के बारे में आप सबको पता होगा, वैसे भी बहुत बार आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। जल्दी से बता दीजिए बेटा, बता दीजिए फटाफट, ब्रेल जो लिपि है वो कहाँ से संबंधित होती है? चलिए 1 मिनट, हाँ बताइए। ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्रेल सिस्टम जो है बेटा वो चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों से होता है। ब्रेल सिस्टम फ्रॉम पीपल विद विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, जो जिनको दिखाई नहीं देता है, जो विजुअलाइज्ड में दिक्कत होता है, जिनको विजुअल थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो ना ऐसे आभास करके समझ के पढ़ते हैं विदाउट देखें। तो ब्रेल लिपि जो है वो उन्हीं के लिए होता है जो चक्षु विकृत हैं, ठीक है ना, जो थोड़ा से अंधे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृति के होते हैं तथा विभिन्न विशेषताएं रखते हैं। इन विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताइए जल्दी से। जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृति के होते हैं तथा विभिन्न विशेषताएं रखते हैं। इन विशेषताओं के संदर्भ में विचार करना है कि केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु वह चारों ओर देख सकता है। दूसरा कह रहा है तितली के नेत्र बड़े होते हैं परंतु सहस्त्र छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। मतलब अ क्रैब आइज आर वेरी स्मॉल बट इट कैन सी अराउंड एंड द आइज ऑफ बटरफ्लाई आर लार्ज बट अपीयर टू बी मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल आइज। इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट बता दें। जल्दी से बता फटाफट, जवाब नहीं आ रहा बेटा, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, और कुछ? चलिए तो इसमें जो दिया है पहला वाला, केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु वो चारों देते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा तितली के नेत्र बड़े होते हैं परंतु सहस्त्र छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तितली में आपको पता है इंसेक्ट्स में जनरली कंपाउंड आइज होती है, उसमें कंपाउंड आइज पाई जाती है, ठीक है ना। तो कंपाउंड आइज होती है उसमें जनरली, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कंपाउंड आइज होती है लेकिन वो सहस्त्र छोटे छोटे नेत्रों से मिलकर बन। जब आप मक्खी वगैरह को कभी देखिए या फ्रूट फ्लाई जो होती है, जब उसके आइज को देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे स्पॉट्स प्रतीत होते हैं आपको ना, छोटे छोटे स्पॉट्स, लगता है कि आइज पे छोटे छोटे स्पॉट्स पड़ गए। ये छोटे छोटे स्पॉट्स को ही छोटे छोटे नेत्र बताया जा रहा है, तो इसलिए दूसरा भी सही और पहला भी सही है, ठीक है। तो बोथ ए एंड 2 इज राइट, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलें। रेडी सारे लोग? सारे लोग रेडी हो गए? चले नेक्स्ट पे, चलिए आइए नेक्स्ट पे चले। बताइए किसी भी परितंत्र के सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रॉपरली मेजर्ड चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए स्पेसिफाइड एरिया ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज व्हाट? इकोटोन बोलते हैं, इकोलॉजिकल सीक्वेंसिंग बोलते हैं, सिचुएशनल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, नन ऑफ दीज। प्रॉपरली मेजर्ड चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ अ स्पेसिफाइड एरिया, ध्यान से देखिएगा। और ये थोड़ा सा गड़बड़ इंग्लिश हिंदी दे दिया गया बेटा, बी में हिंदी में लिखा गया है पारिस्थितिकी अनुक्रमण और इंग्लिश में दिया है सीक्वेंसिंग। इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलेंगे, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। चलिए बता दीजिए अब क्या है। जवाब नहीं आ रहा है, चलिए फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताओ भाई। हाँ, इकोटोन तो बेटा अलग चीज़ है ना। इकोटोन का मतलब होता है जब दो इकोसिस्टम आपस में मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम था, एक्वेटिक खत्म हुआ बेटा, फॉरेस्ट शुरू हो गया, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम ये है और ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। तो इन दोनों क्षेत्रों के बीच जो संक्रमण क्षेत्र होता है इसी को हम लोग इकोटोन बोलते हैं, ठीक है। इकोटोन भी काफ़ी बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होता है हमेशा, ठीक है। चलिए तो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द करेक्ट आंसर। देखिए पारिस्थितिकी अनुक्रमण का मतलब मैंने आपको बताया था, क्लीमेंट ने सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था, क्लीमेंट साहब ने दिया था, क्लीमेंट्स ने समझाया था इकोलॉजिकल सक्सेशन को। और इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि ग्रेजुअल चेंजेस ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, है ना। ग्रेजुअल चेंजेस ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, समय समय के बाद जब स्पीसीज चेंज होने लगती है तो उसी को अपन लोग बोलते हैं बेटा क्या? इकोलॉजिकल सक्सेशन। जैसे मान लीजिए कि एक गिलास पानी आपने रखा,
चलो 1 गिलास दूध मान लीजिए आपने रखा, 1 गिलास वो मिल्क आपने बाहर खुला छोड़ दिया, ये आपकी ग्लास थी, यहाँ पे मिल्क भरा था। सबसे पहले इस पर अटैक करेगा कौन बेटा? जो मिल्क का प्रोटीन खाएगा वो बैक्टीरिया अटैक करेगा, है कि नहीं? सबसे पहले वो बैक्टीरिया अटैक करेगा जो मिल्क के प्रोटीन को खाएगा, ठीक है। अब जैसे प्रोटीन यहाँ पे बेटा खत्म हो गया, ये बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे, या उसमें से कुछ चले भी जाएंगे या कुछ डेड भी हो जाएंगे। अब जो लिपिड बची इसमें, है ना, फैट भी होता है दूध में, अब लिपिड खाने वाला बैक्टीरिया यहाँ पे एक्टिव होगा, है ना। अब लिपिड खाने वाला बैक्टीरिया लिपिड को डिसइंटीग्रेट करेगा, खाएगा, जब खत्म तो वो भी मर जाएगा। अब शुगर बची इसमें, शुगर वाला बैक्टीरिया आएगा। तो देखिए एक स्पीसीज चेंज हो रही है ना लगातार। सबसे पहले कौन सी स्पीसीज आई? पाइनियर स्पीसीज बोलते हैं उसको, है ना, प्रोटीन वाला है। उसका सेकेंडरी स्पीसीज लिपिड आई, फिर आपकी शुगर वाली आई, है कि नहीं। सारी चीजें खत्म हो गई, डेड हो गई, तो शुगर वाली हो गई। क्लाइमैक्स कम्युनिटी इसको बोलते हैं हम लोग, पाइनियर कम्युनिटी जो सबसे पहले आता है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो सबसे लास्ट में आता है, जो ओवरऑल वहाँ पे फ्लरिश होता है, ग्रो करता है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है चेंजेस ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, ठीक है। एक स्पीसीज पहले आया, वो डेड हुआ और सबस्ट्रैट चेंज कर दिया, नेचर चेंज कर दिया, इससे दूसरा व्यक्ति उसको खा सकता है। जैसे कोई सड़ी गली वस्तु है, कोई चीज़ मर गई, तो सबसे पहले जो लकड़बग्गे हैं वो आते हैं, कुत्ते आते हैं, कुत्ते उसको खाते हैं, उसके बाद फिर गिद्ध विद्ध भी आते हैं, है ना। उसके बाद फिर बैक्टीरिया उसको क्या करता है? लास्ट में डिकम्पोज कर देता है। तो ग्रेजुअल चेंजेस ऑफ ए स्पीसीज ओवर टाइम इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। आइए आप लोगों को कुछ स्लाइड्स के बारे में दिखा देते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी तैयारियां आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं बेटा। आप लोग बहुत सारी तैयारियां कर सकते हैं यहाँ पे, और इसका क्या बेनिफिट है वो आप देख सकते हैं टेस्टिमोनियल में। हम लोग टेस्टिमोनियल्स भी बताते रहते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको फॉलो करें। ये फ्री क्लास से कोई भी कर सकता है, लेकिन अनअकैडमी प्लस से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। देखिए मैं कुछ स्लाइड्स आपको दिखाने जा रहा हूँ। अपने तैयारी को अगर आप एक प्रॉपर दिशा देना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी कैटेगरी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी, अनअकैडमी की कैटेगरी से जुड़िए, और बहुत ही टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो इसको जरूर सर डाउनलोड करें, ठीक है। डाउनलोड करने के सर अनेक फ़ायदे हैं। आप डेली क्लास देख सकते हैं, फ्री क्लासेस जो चलती हैं टीचर्स की वो आप देख सकते हैं। फ्री क्लास जैसे मेरी रात 8 बजे डेली चलती है, जिसमें जनरल साइंस और करंट अफेयर कराया जाता है। जनरल साइंस, करंट अफेयर प्लस इन्वायरमेंटल साइंस, इतनी चीज़ें कराई जाती हैं आपको, ठीक है। तो आप लोग जरूर डाउनलोड करें, अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करें, बताएं। प्लस से जुड़ने के अनेक फायदे हैं। ये फ्री क्लास तो कोई भी कर सकता है, लेकिन प्लस से जुड़ेंगे सर आप तो कहीं भी कभी भी आप लाइव रिकॉर्डेड सीख सकते हैं, जो हम लोग थियरी पढ़ाते हैं उसका, विद कॉन्सेप्ट, विद डाउट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपकी बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने की, बेस्ट कोर्सेज आपको मिलेंगे। एकेडमिक कैलेंडर है यहाँ पे, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पीडीएफ मिलेगा आपको, अनलिमिटेड क्विजेज है, वर्कशॉप वगैरह भी डाउनलोड होती रहती है, चलती रहती है हमारे यहाँ। ये देखिए बड़ा शानदार ऑफर आपके लिए आया इस समय यूपीपीएससी का। स्पेशल प्राइस वीक है सर इस समय। यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे इस समय तो आपको देखिए ग्रेजुअल एक तरीके से वो जो क्या बोलते हैं मैथ्स में आपको पढ़ाया जाता है ना, 2 बार डिस्काउंट मिलता है, 15% का 1 बार मिल रहा है, 10% का 2 बार मिल रहा है ना, तो 2 बार डिस्काउंट आपको मिल रहा है। वैलिड ओनली 25 से 30 नवंबर तक वैलिड है। बाकी कोड ये मत लगाइएगा आप लोग, कोड आप टीचर्स का लगाया करिए, ठीक है। जैसे कि मेरा कोड है TSYT लाइव, आप इस कोड को अगर अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का छूट मिलेगा, प्लस आप अनअकैडमी पर डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं। 13,600 का सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, लेकिन आप इसको ले सकते हैं कोड लगाने के बाद 10,404 का। तो कुछ ही दिनों तक ये ऑफर वैलिड है, आप लोग जरूर इसका फायदा लें और दोस्तों को भी बताएं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको भी आप देख सकते हैं सर, कर सकते हैं। एवरी संडे चलता है, प्रत्येक रविवार को 10 बजे सुबह चलता है, ठीक है। यदि आपकी रैंक इसमें फर्स्ट आ गई, ये एक पीसीएस का प्रीलिम जैसा टेस्ट है, प्रीलिम्स के जैसा टेस्ट होता है। यदि आपकी रैंक इसमें फर्स्ट आई तो 6 मंथ के प्लस पे आपको 100% का स्कॉलरशिप अनअकैडमी देगा। यदि आपकी रैंक 2 से 3 आई सर तो 6 मंथ के प्लस पे 50% का स्कॉलरशिप अनअकैडमी देगा। यदि आपकी रैंक 4 से 25 आई तो 6 मंथ के प्लस पे 25% का स्कॉलरशिप आपको अनअकैडमी अपने साइड से देगा, ठीक है, मुफ्त में वो भी। यूपीपीएससी पीसीएस मेंस का टेस्ट सीरीज चल रहा है 2021, को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होते हैं, ड्यूरेशन 3 आवर्स होता है, ठीक है। करंट अफेयर भी चल रहा है बेटा, डेली 8 बजे मेरी भी क्लास चलती है करंट अफेयर की, आप उसको भी कर सकते हैं। मेंस का जीएस पेपर 1 बेटा चल रहा है, मेंस जीएस पेपर 2 चल रहा है, इसको भी आप करें, ठीक है। बैच कोर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ सर। मेंस ऑप्शनल चल रहा है आपका, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। विजय भुआ यूपीपीएससी पीसीएस मेंस बैचेस चल रहे हैं, इसको भी आप जरूर एनरोल करें सारे लोग। मेंस जीएस पेपर बैच कोर्स 1 दिसंबर से चलेगा, ड्यूरेशन 40 डेज है, हिंदी में पढ़ाया जाएगा, बहुत ही शानदार फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, इसको भी आप ज्वाइन करें। इतनी तैयारी हम लोग सर कराते हैं यहाँ पे, हमारी भी इतनी तैयारियाँ कराती है सर। बाकी तो IIT नीट यूपीएससी सब चलता है यहाँ पे। अपन लोग कराते हैं यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, ओवरपीसीएस, RARO, SI, PET, लेखपाल भी, और ऑप्शनल कोर्सेज भी अवेलेबल है यहाँ पे हमारे यहाँ, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। इसमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना, कोड अप्लाई करें और सब्सक्रिप्शन लें। अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ, 2 साल का
अमाउंट है सर 13,600, लेकिन आप कोड लगाएंगे जैसे ये टीचर्स का DSYT लाइव या दिव्यांग तो 12,240 का हो जाएगा। और 2 साल में तो सर फायदा भी है इस समय। ये 12,240 नहीं लग रहा है इस समय, 10,000 लग रहा है। तो फटाफट फायदा लें इसका। 1 साल का सब्सक्रिप्शन अमाउंट 9,350 का, कोड लगाने के बाद 8,415 का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर करें। बाकी सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी सर हमारे यहाँ UPPSC और UPPSC, SSSC और BPSC का सब्सक्रिप्शन अगर आप एक साथ लेना चाह रहे हैं इस समय तो 10,620 का है, लेकिन कोड लगाने के बाद और सस्ता हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं मुझसे। तो कैसा लगा आपको सेशन बेटा, एक बार जरूर बता दें आप सब, कमेंट करके बताओ फटाफट। मज़ा आया सबको? है भाई, कमेंट करो फटाफट। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है सबको, चलो बहुत बढ़िया। ठीक ठीक ठीक, चलो तो हम लोग फिर ऐसे मिलते रहते हैं। जनरली क्लास मेरी रात को 10 बजे ही होती है। ठीक है, तो आप सब लोग ज़रूर ज्वाइन किया करें, मज़ा आता है क्लास करने में, और इसी बहाने हम लोग चलते भी रहते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए बाय, टेक केयर, नमस्कार। ठीक ठीक ठीक, चलिए किसी का कोई डाउट बेटा तो पूछ लो फटाफट। एनी डाउट, इफ यू हैव देन आस्क मी प्लीज। कोई कह रहा था सर विटामिन पढ़ा दीजिए। बेटा विटामिन पढ़ा तो दिया जाएगा, लेकिन इसमें पढ़ाने के लिए थोड़ा सा कुछ बहुत ज़्यादा वो करनी पड़ेंगे, है ना। तो प्लस क्लास में एक काम करते हैं ना, प्लस क्लास में बेटा विटामिन आपको पढ़ा देते हैं ना। और प्लस में अभी क्या चल रहा है, प्लस क्लास आपको पता है कि नहीं, मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है PCS का। तो उसका टाइमिंग जो है बेटा वो 2:30 से 4 चलता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें उसको। बाकी प्लस क्लास पे विटामिन पढ़ाएंगे, बाकी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको MCQs करा रहा हूँ, तो उसको आप लोग फॉलो करते रहिएगा। ठीक है ना, जो MCQs कराए जा रहे हैं उसको आप लोग फॉलो करते रहिए, वो बहुत ही शानदार चीज़ है, उसको आप लोग जरूर फॉलो करें। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन बेटा तो फटाफट पूछ लो। कुछ लोग कह रहे सर सब्सक्रिप्शन अमाउंट, अच्छा नहीं सब्सक्रिप्शन अमाउंट कोई नहीं पूछा। सब्सक्रिप्शन अमाउंट बेटा दिया भी हुआ है यहाँ पे। बाकी EMI पे भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। यदि आप EMI पे लेना चाह रहे हैं 2 साल का सर, तो EMI पे भी ले सकते हैं आप। 567 रुपये मंथ दे सकते हैं, 1 साल का 789 रुपये मंथ दे सकते हैं। यदि आप 1 साल का लेंगे 6 मंथ का 1275 रुपये मंथ दे सकते हैं आप, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। और किसी का कोई समस्या बेटा फटाफट पूछ लो। और कोई समस्या है तो फिर जल्दी से पूछ ले सब लोग। और भी क्वेश्चंस अपने पास थे, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोच रहे करेंगे, है ना। बता नहीं पाएंगे आप सब, अगर पूछ भी लिया जाएगा तो बता लेंगे इसका। चलिए बता दीजिए जल्दी से, इसका लास्ट वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं, हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैवभार खाद्य पिरामिड उल्टा हो जाता है? उल्टा समझते हैं, खाद्य पिरामिड, इसके लिए सब पढ़ना पड़ेगा पहले। कुछ खाद्य पिरामिड सीधे होते हैं, कुछ खाद्य पिरामिड उल्टे होते हैं। तो ये जैवभार वाला पिरामिड जो उल्टा होता है, ये कौन सा होता है बताना। समुद्र वाला, जंगल वाला, घास स्थल वाला, इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक होता है जैवभार का, होता है एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर होता है, एक होता है एनर्जी का। तो अगर हम समुद्र का देखेंगे बेटा, तो समुद्र का जैवभार का पिरामिड अगर देखा जाए तो ऐसे बनेगा ना, उल्टा बनेगा। क्यों सर? क्योंकि सबसे ज़्यादा सर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, नो डाउट, है ना, जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है फाइटोप्लैंक्टन्स, वो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, नो डाउट, लेकिन उनका जो वजन है वो कम है ना। किससे कम है? स्मॉल फिशेस से। भले स्मॉल फिशेस कम है फाइटोप्लैंक्टन से, लेकिन उनका वजन तो ज़्यादा है। स्मॉल फिशेस भले कितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन वो लार्ज फिशेस से उनका मास जो है, द्रव्यमान, वो कम है। अब इस लार्ज फिश कितनी भी अमाउंट में प्रेजेंट हो, लेकिन अगर वेल प्रेजेंट है समुद्र में, तो उसका मास सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे चौड़ा एरिया किसको मिलेगा? वेल को मिलेगा, है ना। और वेल की संख्या भले कम है, लेकिन इसका मास क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो बायोभार, अगर जैवभार का पिरामिड हम देखेंगे समुद्र का, तो इन्वर्टेड बनता है हमेशा बेटा, उल्टा बनता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहीं ग्रासलैंड का बना लो, ग्रासलैंड का सीधा बनेगा, है कि नहीं? ग्रासलैंड का सीधा बनेगा, क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर कौन है? ट्रीज है, घास है, बहुत ज़्यादा ट्रीज है सर हमारे पास, है ना, बहुत ज़्यादा घास है। उससे कम जो ट्रीज को खाने वाले हैं
शाकाहारी जैसे खरगोश हो गया, गाय हो गया, बैल हो गई, इन सब का जो मांस है वो हमेशा कम रहेगा। इसको खाने वाले जो टॉप कंज्यूमर होते हैं लायन, टाइगर, उनकी संख्या और कम होती है तो उनका मांस और कम होगा। तो ग्रासलैंड का इकोसिस्टम का अगर देखा जाए बायोमास फूड पिरामिड तो कैसा होगा, हमेशा सीधा होगा, स्ट्रेट होगा। और समझ ना, पिरामिड पढ़ना हो तो बेटा आपको प्लस पे आना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ाता हूँ आपको, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे और आगे बातें करते रहेंगे, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत बेटा, कोई समस्या नहीं ना, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही क्लासेस लगाई जाएंगी। रात को 10 बजे स्पेशली क्लास लगाई जाती है, जिस टाइम आप भी फ्री रहते हैं, हम भी फ्री रहते हैं, तो आप आसानी से क्लास को ज्वाइन भी कर सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, है ना, कजिन्स के साथ, और डिस्कशन भी बढ़िया हो सकता है इसमें, है कि नहीं। तो चलिए आज का यहीं पे सेशन हम लोग समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप प्लस क्लास में मुलाकात होगी, प्लस क्लास 2:30 से 4 चलती है, ठीक है ना। चलिए नमस्कार।